ये तो कॉमेडी है। मेरी तरह विलेनस कॉमेडी। इस सन राजमाता को अपना उपहार दे रही थी। राजमाता को प्रणाम करके उसने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और फिर अपनी दासी से उपहार लेकर आगे आने को कहा। तभी कौमुदी की दासी धड़ाम करके राजकुमारों के पैरों के पास गिर गई। कौमुदी ने अपनी दासी को देखकर झूठी मुस्कान दी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वैसे तो तुम हर कार्य बहुत ही अच्छे से संभल कर करती हो, परंतु राजकुमार के सामने आते ही गिरने पड़ने लगती हो। ऐसा कहकर कौमुदी के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। जाहिर था ये वो अपनी दासी का मजाक बना रही थी, जो राजकुमार के सामने गिरकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। राजनंदिनी ने सिर हिलाए, देखने में तो ये कौमुदी सुंदर है, पर उसकी जुबान जहरीली है, इसलिए तो यह विलेनस और कोई भी मेल लीड इसे पसंद नहीं करता। हो सकता है दासी सच में धोखे से गिर गई हो और सबके सामने अपनी ही दासी की बेइज्जती करने का क्या फायदा। राजनंदिनी अपनी नज़र कौमुदी से हटा ली, तभी उसकी नज़र मेल लीड से टकरा गई। राजनंदिनी की सिट्टी पीटी गुम हो गई। उसने फटाक से अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन से नजरें गड़ा ली। गॉड, ये मेल लीड मुझे क्यों देख रहा? शायद मेरी नज़रों का धोखा। राइट। राजनंदिनी खुद को तसल्ली दी और राजकुमार उद्यान की तरफ देखा। वो सच में हैंडसम थे और हमेशा उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान रहती थी। अगर ये मुझे महल से बाहर ले जाएं तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इनके दिल में मेरे लिए जगह बनेगी? वैसे फीमेल लीड ने बिना पार्टी में आई इन दोनों मेल लीड का दिल जीत लिया था। सोचकर राजनंदिनी डिप्रेस हो गई। मिस्टर नोवेल राइटर को उसे विलेनस ही क्यों बनाना था? राजकुमारी अभी तक तो राजकुमारी ठीक थी, इतनी जल्दी कहाँ खो गई? रतनमाला लगभग दौड़ पड़ी। मजबूरन उसने जोर से राजकुमारी के हाथ पर चुटकी काटी, जिस पर राजकुमारी ने मासूमियत से उसे देखा। रतनमाला ने अपनी आंखों से सामने देखने का इशारा किया। राजनंदिनी ने देखा तो राजमाता उसकी ओर ही देख रही थी। राजनंदिनी के पसीने छूट गए। उसके उपहार देने का नंबर आ गया और वो जाने कहाँ पर खो गई। राजनंदिनी जल्दी से उठकर राजमाता के सामने गई, उन्हें प्रणाम किया। वैसे तो उसने बहुत ही लंबी स्पीच रटी थी राजमाता को इम्प्रेस करने के लिए, पर अब डर के मारे घबराहट में वो सब भूल गई। अटकते हुए उसने सूझा जो वह बोल दिया, राजमाता को जन्मदिन की बधाई। हम आपको आपकी दीर्घायु एवं स्वस्थ शरीर की प्रार्थना करते हैं। राजनंदिनी घबरा गई, कहीं उसने कुछ गलत बात तो नहीं बोल दिया। जब भी वो घबराती थी उंगलियां घुमाने लगती थी। अभी उसके हाथ में जो रुमाल था वो अपनी उंगलियों में उलझा रही थी और उसका सिर झुका हुआ था, क्योंकि राजनंदिनी अप्सरा की तरह बेहद ही रूपवान थी। उसका इस तरह घबराना भी इतना आकर्षक लग रहा था कि कोई भी उससे ऊंची आवाज में बात करने से भी डरे। राजमाता की बोए तनगी, ये राजकुमारी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। ऐसी स्त्रियां पुरुषों को अपने मोहजाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लेती हैं, जो राजमाता अपने पुत्र के लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार अद्विक की ओर देखा। राजकुमार अद्विक के चेहरे पर अभी भी बेहद कठोर भाव थे, जैसे उन्होंने राजनंदिनी के अलौकिक रूप का कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। ये देखकर राजमाता की चिंता दूर हो गई कि उनका पुत्र सबसे अलग है। उठ जाइए। राजमाता का आदेश सुनकर राजनंदिनी ने चैन की सांस ली और खड़ी हो गई। अब हम आपके सामने अपना उपहार उपस्थित करने जा रहे हैं। रतनमाला, उपहार लाया, ले आओ, राजनंदिनी ने कहा तो सब सीधे होकर बैठ गए। ऐसा कैसा उपहार है जो राजनंदिनी अपने हाथों से नहीं दे सकती? कुछ सेवक मिलकर उसे उठाकर ला रहे हैं। राजकुमार अद्विक को अचानक उन लकड़ियों की याद आई। कही ये बेवकूफ राजकुमारी माता को लकड़ियां तो नहीं देने वाली? राजकुमार अपना दिमाग घुमाने लगी कि कैसे राजनंदिनी को इस मुसीबत से निकाले। वही राजकुमार उद्यान ने भी अपना पैक का गिलास साइड में रख दिया और सारा ध्यान उपहार की तरफ केंद्रित कर दिया। वो भी देखना चाहते थे कि यह खूबसूरत राजकुमारी ने आखिरकार क्या उपहार तैयार किया है। दो सेवक उपहार अंदर लेकर आए, जो लाल सिल्क के कपड़ों से ढका हुआ था। राजमाता ने अपना उपहार देखने के लिए उत्सुक हो गई। राजनंदिनी ने आगे बढ़कर लाल कपड़ा हटाया और साइड में खड़ी होगी। उपहार देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। ये एक खूबसूरत सी मेज थी। मेज के चारों पैर जिन पर कारीगरी की गई थी। इतना ही नहीं, मेज के ऊपर भी कारीगरी करके सूरज उकेरा गया था। राजमाता को तरह तरह के पेय पीने का अत्यंत शौक था। अगर वो अपने मेहमानों को इस मेज पर पेय परोसेंगी तो कितना अच्छा होगा, ये सोचकर ही उसकी आंखें चमक उठी। आज तक सबने उन्हें कढ़ाई किए हुए बस्तर आभूषण भेंट किए थे, परंतु इतना शानदार तोहफा पहली बार किसी ने दिया था। राजमाता ने राजकुमारी राजनंदिनी की ओर देखा। उनके चांद जैसे मुख पर डर और अधीरता के भाव थे, जैसे जरा सी भी डांट सुनने पर वो तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहती है। उसके मुख पर जरा भी घमंड नहीं था। ये देखकर राजमाता प्रसन्न हो गई और तभी उनकी नज़र राजनंदिनी की उंगलियों पर गई, जहाँ पर चुभने के निशान थे। राजकुमारी, आपका उपहार हमें पसंद आया, परंतु ऐसे भारी कार्य आपके नाजुक हाथों के लिए सही नहीं है। राजमाता ने अपनी दासी की ओर देखा। चित्रलेखा राजकुमारी को औषधि दी जाए। जी राजमाता।
राजनंदिनी ने तुरंत अपनी उंगलियां रुमाल में छुपा ली और अपनी कोयल जैसी मीठी आवाज में बोली, ये बस छोटी सी खरोच है। राजकुमारी राजनंदिनी मासूम कली होने का पूरा ड्रामा कर रही थी। एक तो वो डरी हुई थी सच में, और दूसरी एक्टिंग कर रही थी क्योंकि नोवेल के मुताबिक राजमाता को संस्कारी ऊंची आवाज में बात न करने वाली लड़कियां पसंद थी, न कि फीमेल लीड जैसे वाइल्ड लड़कियां जिन्हें एडजस्ट करना ही नहीं आता था, जो मेल लीड को सिर्फ अपने इशारों पर ही नचाना जानती थी। तभी तो राजमाता को फीमेल लीड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजमाता ने एक नज़र राजकुमार रुद्रान को देखा और वो निराश होगी। राजकुमार उसकी जगह उस मेज को देखे जा रहे थे। राजकुमार जरा चीज बनाने वाले इस नाजिश पर भी नजर डाले। तभी राजकुमार रुद्रान उठे और पेप के पास आकर उन्हें चारों तरफ निहारने लगे। क्या हुआ? राजकुमार अद्विक बोले। उन्हें तो ये उपहार बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सोचा था ये फूल सी नाजुक राजकुमार इतना बड़ा और शानदार उपहार कैसे तैयार करेगी। राजकुमार रुद्रान ने लकड़ी पर उकेरी गई कारीगरी को देखते हुए राजनंदिनी से सवाल किया, ये कैसे किया आपने? सुई से। राजनंदिनी ने सिर झुकाकर हल्की सी आवाज में कहा। राजकुमार रुद्रान की भौं उठ गई। लगता है राजनंदिनी अद्विक से बेहद ही प्रेम करती है, तभी इतना परिश्रम करके उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। राजकुमार रुद्रान ने सिर हिलाया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। राजनंदिनी के एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गए। वट, अभी तो राजकुमार रुद्रान को मेरे गिफ्ट में इतना इंटरेस्ट आ रहा था और अब ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस राजकुमार को सेड्यूस करना कितना मुश्किल है। क्या मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई? राजनंदिनी थके हुए दिमाग के साथ अपनी जगह पर बैठ गई। जल्दी से राजमाता, सभी राजकुमारियों को बाहर जाने का मौका दे तो मैं निकलूं यहाँ से। राजमाता ने राजकुमारियों को भोज में रुकने के आदेश दे दिया, जिसे सुनकर राजकुमार राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। मिस्टर प्लॉट लाइन, मेरे साथ सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा? राजमाता ने तो सबको बाहर कर दिया था, अब रोकने का क्या मतलब है? राजनंदिनी इतना ड्रामा करके और सोच समझकर ही थक चुकी थी। कहाँ उसकी पेड़ पौधों फूलों के बीच साधारण सी जिंदगी थी बिना किसी टेंशन के, और यहाँ पर हर एक शब्द नाप तोल कर ही बोलना पड़ता था। कहीं एक शब्द गलत निकला और उसकी जान गई। वो ऐसी जिंदगी के लिए बनी ही नहीं थी। इतनी सी ही देर में सोच कर उसके दिमाग का भरता बन चुका था। राजकुमार अद्विक बेहद शांत है। उनके हिसाब से कोई भी स्त्री इतनी मेहनत तभी करती है जब उसके अध्ययन में कोई लक्ष्य अपना पड़ा हो। परंतु ये राजकुमारी ऐसे सिर झुकाकर क्यों बैठी है? ऐसा लग रहा है जैसे वह यहाँ से भाग जाना चाहती हो। वही राजकुमार रुद्रान भी शांत थे। ऐसा नहीं था कि राजनंदिनी की कला उन्हें प्रभावित नहीं किया था, परंतु राजनंदिनी उनके मित्र की पत्नी थी, ये अटल सत्य था और वो अपनी मर्यादा को अच्छे से जानते थे। सभी अपनी सोच में गुम थे। इसी बीच पूरा महल मेहमानों से भर चुका था। राजनंदिनी के विपरीत बाकी की राजकुमारियां, जिन्हें इस तरह का मौका नहीं मिलता था, आज बेहद ही पसंद थे। सब उठकर रानियों से राजकुमारियों से अपने घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती थी, जबकि राजनंदिनी बिल्कुल चुप बैठी थी। ये देखकर रत्नमाला बोले, राजकुमारी आप भी जाइए ना, बात करिए। सबसे इन रानियों का समर्थन मिलने से बहुत ही लाभ होगा। राजनंदिनी बेफिक्री से बोली, बाकी सबको ही लाभ लेने दो, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वो यहाँ किसी से कनेक्शन बनाने नहीं आई थी, ना ही इस दुनिया में ज़्यादा समय तक रहने वाली थी। आज नहीं तो कल यहाँ से जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। तभी राजनंदिनी की नज़र एक औरत पर गई, जिस पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये थी मर्दुला, फीमेल लीड की माँ। नोवेल में फीमेल लीड की माँ बहुत ही चालाक और चतुर औरत थी। ये अपने नाम की ही तरह थी, मर्दुल स्वभाव की, लेकिन सिर्फ ऊपर से, अंदर से तो उनमें चालाकी कूट कूट कर भरी थी। अभी वो 35 से 40 की उम्र के बीच की थी। काफ़ी जवान दिख रही थी, देखने में भी सुंदर थी, पर ऐसी खास भी नहीं कि बाकी सबसे ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी आकर्षक थी जो उन्हें भीड़ में भी अलग बनाती थी। मीठी मीठी बातें बनाकर लोगों को फंसाना उनके बाएं हाथ का खेल था। अपनी बेटी के लिए सबसे बहुत ही खोज समझकर उनकी नज़रें मेल लीड पर टिकी थी, क्योंकि मेल लीड सबसे शक्तिशाली था। राजमाता के पास जाकर मर्दुला हंस कर बातें कर रही थी। उन्हें दीदी दीदी कहकर ऐसे जता रही थी जैसे दोनों कितनी करीब हो। फिर उन्होंने अपनी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग भी राजमाता को दिखाई। दरअसल ये पेंटिंग उन्होंने चुपके से अपनी बेटी के कक्ष से चुराई थी, क्योंकि सच तो ये था कि फीमेल लीड राजकुमार अद्विक से विवाह नहीं करना चाहती थी। राजकुमार के बारे में पूरे राज्य में अफवाह फैल चुकी थी कि वो बहुत ही खतरनाक, औरतों की इज्जत नहीं करते, वो एक दुष्ट दानव है। इसी के चलते फीमेल लीड विवाह से पहले ही भाग गई थी। जब राजनंदिनी नोवेल पढ़ रही थी तो उसे इस मर्दुला का कैरेक्टर पसंद नहीं आया, जो भी थी फीमेल लीड की माँ थी, लेकिन एक नंबर की स्वार्थी थी, जिसे सिर्फ अपने से ही मतलब था, बाकी फिर चाहे जिए या मरे। मर्दुला के ज़्यादा प्यार के कारण फीमेल लीड भी एक नंबर की जिद्दी और अड़ियल दिमाग की हो गई थी। मुसीबत खड़ी करने में एक नंबर की, और मुसीबत खड़ी करने के बाद मासूम बन जाता।
ये चित्र बेहद ही खूबसूरत था। चित्रलेखा जाओ राजकुमार को बुलाकर लाओ। राजमाता पेंटिंग देखते हुए बोली। जी राजमाता। जल्दी ही दोनों राजकुमार आ गए। राजकुमार अद्विक और राजकुमार रुद्रान ज्यादातर साथ ही रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ खेले और पले बड़े थे, और ये भी कारण था कि ये दोनों का दिल एक ही लड़की पर आ गया था। राजकुमार अद्विक ने पेंटिंग देखी। वैसे उन्हें पेंटिंग का शौक नहीं था, परंतु इतना तो समझ गई थी कि ये उनकी मंगेतर काफ़ी होशियार है। राजकुमार रुद्रान ने पेंटिंग देखकर तारीफ की, पर वो प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि स्पॉटलाइट तो राजकुमारी राजनंदिनी के उपहार ने ही ले ली थी। राजनंदिनी नहीं जानती थी उनकी मेहनत का असर कुछ तो दिखने लगा था, पर इसका प्रभाव क्या होगा वो भविष्य में ही बताया जाएगा। उपहार के बाद राजमाता का ध्यान राजनंदिनी पर था। वो उपेक्षा कर रही थी। अपने इतने अच्छे उपहार के बाद वो सबसे बढ़ चढ़कर अपने गुणगान गाएगी, उनके पुत्र को रिझाने का प्रयास करेगी, पर कि इसके विपरीत तो वो बिल्कुल मासूमियत से एक कोने में बैठी थी, जबकि बाकी सभी राजकुमारी बातें करने में लगी थी। लगता है ये राजकुमारी राजनंदिनी सत्य में ईमानदार और विनम्र है। राजमाता बहुत समय से ऐसी राजकुमारी की तलाश में थी जिस पर वो विश्वास कर सके। सभी राजकुमारियों को स्वयं संभालना उनके लिए कठिन था, और अब तो उनके पुत्र की मुख्य पत्नी भी जल्द ही आने वाली थी। सभी राजकुमारियों में से उन्हें राजनंदिनी सबसे उचित लग रही थी। जल्दी भोज आरंभ हो गया। सभी दो दो की जोड़ी में बैठे थे और उनके सामने खाने की मेज रखी थी। राजकुमार अद्विक और अपनी माता के साथ बैठे थे। राजनंदिनी के साथ एक राजकुमारी और बैठी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, पर राजनंदिनी के अद्भुत सौंदर्य के आगे उसका रूप फीका पड़ गया था, जिससे वो राजकुमारी अंदर ही अंदर राजनंदिनी से जलने लगी। राजकुमार अद्विक की नज़र राजनंदिनी पर गई। देखा तो दूसरी राजकुमारियों ने उससे आधे से ज्यादा जगह घेर ली है, और राजनंदिनी ने मुश्किल से किसी व्यंजन को हाथ लगाया होगा। राजकुमार की भौहें सिकुड़ गई। राजनंदिनी अब वहां पर नहीं रुकना चाहती थी। जिस कार्य के लिए वो आई थी वो तो हो ही गया था। उसने राजमाता की एक दासी को पकड़ा, उसे कुछ कहा, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप राजमाता से हमारे जाने की अनुमति मांग सकती हैं। जी राजकुमारी, हम अभी पूछकर बताते हैं। दासी चलेगी। राजमाता ने आज्ञा दे दी। उसकी नज़रों में से अनजान नहीं था कि कैसे राजनंदिनी सबसे अलग सी बैठी बोर हो रही थी। साथ ही उन्होंने बाकी राजकुमारियों को भी जाने का आदेश दे दिया, जो अपनी गरिमा भूलकर हंसी ठिठोली में लगी हुई थी। राजमाता ने सोच लिया था बाद में वो इन सबको अच्छा सबक सिखाएगी। राजनंदिनी रत्नमाला के साथ बाहर निकल गई। वातावरण का आनंद लेते हुए वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो हाइट में थोड़ा सा छोटा था, और उसने सेवक के वस्त्र पहन रखे थे। फिलहाल वो पेड़ के पीछे झाड़ियों के में चिपके से कुछ देख रहा था। उसी समय राजकुमार अद्विक भी बाहर निकल आए। उनके साथ राजकुमार रुद्रान के सिवा और भी राजकुमार थे, जिनसे वो वार्ता करते हुए आ रहे थे। राजकुमार अद्विक वैसे तो कठोर स्वभाव के थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि उनके मित्र नहीं थे। राजनंदिनी उन्हें इसी ओर आते देख कर उस सेवक की ओर बढ़कर साड़ियों में छुप गई। उसके पीछे रत्नमाला भी वहां पर छिप कर बैठ गई। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी राजकुमारी ऐसे क्यों छुप रही है, परंतु वो अपनी राजकुमारी की परछाई थी, तो वो बिना किसी सवाल के राजनंदिनी के पीछे छुप गई। उस सेवक को जब एहसास हुआ कोई उसे पीछे है, तो वो पलटा और उसकी आंखें फटी रहेगी। मंत्रमुग्ध सा होकर राजनंदिनी को देख रहा था। उसके मुंह से निकला थी सुंदर जैसे स्वर्ग की अप्सरा। अब चौंकने की बारी राजनंदिनी थी, क्योंकि ये आवाज़ किसी मर्द की नहीं, लड़की की थी। राजनंदिनी ने उसे ध्यान से देखा तो उस सेवक के चेहरे के नैन नक्श भी कोमल थे और गले पर उभार भी नहीं था। अब तो ये पक्का था कि वो एक लड़की थी। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और चंचल सा से भरी हुई थी, और देखने में भी क्यूट सी थी। तुम रत्नमाला ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़की ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दबी हुई आवाज में बोली, हमारी राजकुमारी का आभूषण कहीं खो गया, हम उसे ही ढूंढ रहे थे। राजनंदिनी तुरंत समझ गई कि ये लड़की बहाना बना रही है। उसके मन में एक शक था, वो तो जो उसे पक्का करने के लिए राजनंदिनी बोली, क्या देख रहे हो तुम, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने सुना कि राजकुमार अद्विक बहुत ही भयानक है। मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सिर्फ अफवाह है या सत्य है। वो इतने भयानक है, वो लड़की बोली। राजनंदिनी का सौंदर्य देखकर वो झूठ नहीं बोल पाई। राजनंदिनी के होठ सिकोड़ गए। मतलब उसने सही अनुमान लगाया था। पूरी नॉवल में फीमेल लीड के अलावा कौन ये कर सकता है। नॉवल में ये नहीं लिखा था कि फीमेल लीड इस तरह चोरी छुपे भेष बदल कर महल में आई थी। नॉवल में तो सिर्फ इतना लिखा था कि फीमेल लीड को सबूत मिल गया था कि मेल लीड सत्य में खतरनाक है, इसलिए वो शादी से पहले घर छोड़कर भाग गई। तो क्या ऐसे सबूत मिला था। माना राजकुमार अद्विक कठोर स्वभाव के हैं, कभी हंसते मुस्कुराते नहीं और किसी को मारते वक्त पलके तक नहीं झपकाते, परंतु वो नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं है कि वो बिना कारण सबको मारते हैं या औरतों से बदतमीजी करते हैं। उसने तो कभी ऐसा नहीं देखा था।
राजनंदिनी जानती थी कि खुद को जिंदा रखने का सबसे बड़ा रूल है फीमेल लीड के खिलाफ कभी नहीं जाना, बल्कि वो तो चाहती थी कि फीमेल लीड से मेल लीड की शादी हो जाए और उनके बच्चे भी हो जाए, जिससे वो इस बर्फीली महल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले सके। हो सकता है वो वापस अपने दुनिया में भी चली जाए। मुझे फीमेल लीड से मेल लीड की तारीफ करनी होगी, जिससे दोनों में प्यार हो जाए। राइट। राजनंदिनी ने मेल लीड की तारीफ करने के लिए मुंह खोला ही था, तभी वहां 2 सेवक आकर खड़े हो गए। उन सेवकों ने झाड़ियों में छिपी तीनों स्त्रियों को नहीं देखा, ना ही कुछ दूरी पर खड़े राजकुमार अद्विक और रुद्रान और बाकी राजकुमारों को। पता है, आज उस दासी मंजरी के घर वाले आए थे और राजकुमार ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने भी सुना है। उस मंजरी के भाई का इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। बेचारी मंजरी, आखिर इसका क्या दोष था? यही ना कि उसने राजकुमार के करीब जाने का प्रयास किया। ये सपना तो हर राजकुमारी देखती है। वो दासी भी तो एक स्त्री, अगर वो राजकुमार पर दिल हार बैठी तो उसकी क्या गलती? और नहीं तो हो सकता है बेचारी को भरी सभा में कोड़े बरसा कर मार दिया। भगवान, इतनी दर्दनाक मृत्यु किसी को न दे। राजकुमार अद्विक बहुत ही कठोर और निर्दयी है। एक कोमल स्त्री को अपने समक्ष मरते देख उनका हृदय भी नहीं पसीजा। अरे ये तो कुछ भी नहीं। हमने तो सुना युद्ध भूमि पर जब दुश्मन की तरफ से कोई स्त्री आती है तो राजकुमार उन्हें भी मृत्यु दंड देते हैं। चाहे कितनी भी नोवेल लीड की कहानी बदलने की कोशिश कर लो, लेकिन सभी घटनाएं उसी दिशा में घटती हैं जैसे लिखी हुई होती हैं। राजनंदिनी ने अपनी नजरें फीमेल लीड की तरफ घुमाई, जिसका गुलाबी चेहरा पहले से पीला से पड़ चुका था और अब सफेद पड़ गया था।